हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्नों को फिर से हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ हल करेंगे। उम्मीद है कि ये सीरीज आपकी तैयारी को और भी गति प्रदान करने का काम करेगा। यह हमारा वीडियो नंबर पार्ट 5 है। टारगेट है कि सोशल साइंस एग्जाम बोर्ड एग्जाम से पहले आपको कम से कम 10 पार्ट जो है वो करवा दूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, in which one of the following institutions in India was a system of reservation for women made by amending the constitution in 1992। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 1992 में भारत में संविधान संशोधन करके निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका सही जवाब बताना है आपको। 1992 में कब महिलाओं के लिए कहाँ किया गया था आरक्षण की व्यवस्था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत। जो वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में, डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था जो 1992 में उठाया गया। इसके द्वारा संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। इसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं, जो प्रोविजन से, उनको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और ये आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी काम करेगा। जैसे इसके तहत जो प्रोविजन थे वह था कि अब स्थानीय स्वशासी निकाय के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। इसके अलावा जो निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। इसके तहत जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया, जो यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया वीमेन के लिए, इसमें 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया कि कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि इन पंचायतों का चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। इस तरह से ये सब महत्वपूर्ण कार्य जो है वो किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एजुकेशन फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात भारतीय संविधान में वर्णित शिक्षा निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आती है। तो इसका आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। एजुकेशन जो है वो किस लिस्ट के अंतर्गत आता है, संविधान की किस सूची के अंतर्गत। तो एजुकेशन को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। इसका सही जवाब हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत एजुकेशन के अलावा और भी जो आने वाले विषय हैं वो हैं शिक्षा तो हो ही गया, वन है फॉरेस्ट, मजदूर संघ अर्थात ट्रेड यूनियन, विवाह मैरिज, गोद लेना और उत्तराधिकार यानी सक्सेशन से संबंधित जो विषय हैं, ये सब जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। इसके अलावा यूनियन लिस्ट में भी चर्चा किया जा चुका है पिछले वीडियो में कौन कौन सी लिस्ट आएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इसका आप देख सकते हैं पिछला वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। रीड द आर्गुमेंट्स गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पहला है रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ बायस, अर्थात पक्षपात की संभावना को कम करता है, बायस की संभावना को घटाने का काम करता है पावर शेयरिंग। नेक्स्ट है बैरिकेड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अर्थात निर्णय लेने की प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है। थर्ड है एकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज, विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है। फोर्थ है इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पावर, सत्ता में लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है। इसमें का सही आंसर बताना है आप लोगों को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4 केवल सही है, यानी
बायस को कम करने का काम करता है, निपक्षपात, जिससे किसी भी समुदाय के साथ पक्षपात न हो, भेदभाव न हो। विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है, क्योंकि इसमें विविधता को सम्मान दिया जाता है सत्ता का बंटवारा करके, जैसा कि हम लोग बेल्जियम और नीदरलैंड के मामले में हम लोग देख चुके हैं। विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है। इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पावर, सत्ता में लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है। तो ये सही जवाब हो जाएंगे। ये बैरिकेड्स नहीं करता है, मैंने निर्णय लेने की प्रक्रिया को अवरुद्ध नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर इन परसेंटेज में बताना है इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज इन इंडिया फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर। अर्थात भारत में मैंगनीज के उत्पादन में निम्नलिखित राज्यों के अंश के लिए अधिकतम से न्यूनतम वाले क्रम वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात पूछा यह जा रहा है कि अधिकतम मैंगनीज उत्पादक राज्य से न्यूनतम मैंगनीज उत्पादक राज्य की तरफ हमें ऑप्शन का चयन करना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर 33% मैगनीज का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 27% मैंगनीज का उत्पादन होता है। तीसरा स्थान जो आता है वो है ओडिशा का। पहले प्रथम स्थान पर था ओडिशा, लेकिन अब वो तीसरे स्थान पर चला गया है। ओडिशा में 16% मैंगनीज का उत्पादन होता है। इसके बाद फोर्थ प्लेस है कर्नाटक का। कर्नाटक में 12% मैंगनीज का उत्पादन होता है। इसके बाद आता है आपको आंध्र प्रदेश, जहां पर 10% मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक मैंगनीज उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें एक तरफ आपको डैम दिखाया गया और दूसरी तरफ रिवर्स है, अर्थात कौन से डैम जो है वो किस रिवर्स पर बनाए गए हैं। सबसे पहला है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है वो आपको नर्मदा रिवर पर बनाया गया है। दूसरा है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम आपको महानदी पर है, उड़ीसा में है। सरदार सरोवर डैम आपको गुजरात में है। भाखड़ा नांगल डैम ये सतलज रिवर पर है, हिमाचल प्रदेश में। फोर्थ है नागार्जुन सागर डैम, ये आपको कृष्णा रिवर पर है, तेलंगाना में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर ये स्थित है नागार्जुन सागर डैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। सीधे हम लोग एजर्शन पर आते हैं और रीजन पर। असर्शन में कहा जा रहा है कि द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफोरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। अर्थात ये कह रहा है कि हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा। ठीक है कि चिपको आंदोलन जो है वो वन कटाई, डिफोरेस्टेशन के अगेंस्ट था। इसका कारण बताया गया है कि इसके द्वारा स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया गया। यानी चिपको मूवमेंट के द्वारा, थ्रू दिस चिपको मूवमेंट कम्युनिटी एफोरेस्टेशन कैंपेन विद इंडिजिनस स्पीशीज वाज मेड इनॉर्मसली सक्सेसफुल। अर्थात इसके द्वारा, चिपको आंदोलन के द्वारा स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया गया। इसका सही जवाब बताना है आपको। फर्स्ट है ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड दिया गया आपको दोनों सही है,
लेकिन आर ए का एक्सप्लेनेशन माने आर ए की व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, माने ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। क्योंकि ये आप बुक में भी देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है चिपको आंदोलन वाले में कि हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से इस कथन की इस कारण जो है वो पुष्टि करता है कि केवल जो है वन कटाई को ही रोकने में कामयाब नहीं रहता, उसमें तो योगदान दिया ही। इसके अलावा चिपको आंदोलन के द्वारा स्थानीय पौधों की जातियों का भी जो है वो संरक्षण किया गया। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसके अलावा टिहरी में किसानों के द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है, जिसके द्वारा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। इस बीज बचाओ आंदोलन ने यह करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। अर्थात किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो यह कथन जो है वो मार्टिन लूथर का था, क्योंकि उन्होंने मुद्रण के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए यह स्टेटमेंट दिया था। क्योंकि मुद्रण के कारण ही मार्टिन लूथर अपने विचार को लोगों तक पहुंचा पाए। एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 थीसिस लिखी और इन थीसिस को लोगों तक पहुंचाने का जो काम हुआ वह प्रिंटिंग के जरिए ही हुआ। इसके अलावा उन्होंने न्यू टेस्टामेंट का जो है अनुवाद किया और उसकी जब लूथर ने न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद किए तो उनकी 5000 प्रतियां जो है वो बिक गई और 3 महीने के अंदर ही उनको न्यू टेस्टामेंट का दूसरा संस्करण, अनुवाद का दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। इस प्रकार जो है उनका प्रिंट के प्रति जो कृतज्ञता था, इसी कारण उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फाउंडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। अर्थात कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के संस्थापकों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है विकल्प सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है आचार्य कृपलानी एवं जयप्रकाश नारायण, थर्ड है सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू और फोर्थ है महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, सी.आर. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस के अंदर की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस के कुछ नेता जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में, यानी प्रोविंशियल जो काउंसिल था उसके चुनाव में वो हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सी.आर. दास, इसलिए सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। वहीं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रेवल्ड थ्रू सिल्क रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अर्थात सिल्क रूट से यानी रेशम मार्ग से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया की दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। मैंने क्या चीज पहुंचते थे वो दिया गया, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट, क्लॉथ्स एंड स्पाइसेज, ग्रेन एंड पल्सेज, आयरन एंड अदर मेटल्स। इसका सही जवाब आपको बताना है। सिल्क मार्ग नाम से यह पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो थे उनको भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। ये रेशम मार्ग न केवल जमीन से गुजरते थे बल्कि ये समुद्र से होकर भी गुजरते थे और एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी ये जोड़ते थे। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने का काम करता था। इसी रास्ते से चीनी पोट्री वेस्टर्न
माने दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े एवं मसाले दुनिया के दूसरे भागों में भी पहुंचते थे। और वापसी में क्या आता था, तो सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। और इसी रास्ते से पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म भी सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैला था। और इसी सिल्क मार्ग के रास्ते ही ईसाई मिशनरी भी एशिया में आए थे। मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। तो इस सिल्क मार्ग का बहुत ही इम्पोर्टेंस था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्लॉथ्स एंड स्पाइसेस, कपड़े एवं मसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके सही ऑप्शन का चुनाव करना है, लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो समय है वो 1789 है, 1789। नेपोलियन का इटली पर हमला, इसका जो समय है वो 1796 है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अर्थात इटली का एकीकरण जो हुआ था वो 1871 में जाकर पूरा होता है। फोर्थ है वियना पीस ट्रीटी, इसका टाइम है यानी वियना शांति संधि जो 1815 में मेटरनिक की अध्यक्षता में हुआ था 1815 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। फर्स्ट दिया हुआ है कि बैंक्स आर नॉट रेडी टू लेंड मनी टू सर्टेन बोरोवर्स, अर्थात बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कारण बताया गया है कि सम पीपल डू नॉट हैव कोलेट्रल, अर्थात कुछ लोगों के पास ऋणाधार नहीं होता है। तो इसका बताना है आपको सही जवाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सही है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज इसलिए देने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनके पास ऋणाधार नहीं होता, कोलेट्रल नहीं होता है। कोलेट्रल वो चीज़ है जो हम बैंक से कर्ज लेने के दौरान जो गिरवी रखते हैं, जो संपत्ति हम गिरवी रखते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, घर हो सकता है, खेत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आप बैंकों के पास जो है अपना सामान गारंटी के रूप में रखते हैं कि अगर हम अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो बैंक वो हमारी संपत्ति को जब्त कर लेगा। तो जिन लोगों के पास कुछ नहीं है तो उन्हें बैंक कर्ज देने से इनकार कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस डज द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात यूएनडीपी पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसका बताना आपको कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी निम्नलिखित में से किस आधार पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, इसका आधार क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, क्योंकि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट जो है वह देशों की तुलना, लोगों की मैंने दो देशों की तुलना लोगों की शैक्षिक स्तर यानी एजुकेशन लेवल, उनकी स्वास्थ्य स्थिति यानी हेल्थ की स्थिति क्या है, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है यानी पर कैपिटा इनकम के आधार पर करती है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। इन तीन मापदंडों का प्रयोग यूएनडीपी के द्वारा देशों के विकास के मापन के लिए किया जाता है। वहीं वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम को लेता है, इसके आधार पर वो विकसित और अविकसित देशों को मापने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आते हैं। 13 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्थात कौन सा कथन जो है वो वैश्वीकरण के आशय का सही वर्णन करता है। फर्स्ट दिया है रिमूवल ऑफ टैक्स बैरियर्स ऑन ट्रेड यानी व्यापार पर कर संबंधी अवरोधों को हटाना, तो ये तो उदारीकरण हो गया, लिबरलाइजेशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट है उच्च जीवन स्तर को प्रदान करना, प्रोवाइडिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। थर्ड है प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच तीव्र गति से एकीकरण करना, उनको जोड़ना। फोर्थ है टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज, अर्थात विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठाना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, यानी देशों के बीच तीव्र गति से एकीकरण करना, क्योंकि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। और इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां अर्थात मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कि विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी, गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यह वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, यहाँ भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। ये असर्शन है, कथन दिया गया है कि नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज, अर्थात भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपये में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है। कारण बताया गया है क्यों नहीं कर सकता है। तो इन इंडिया द रूपी इज ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, भारत में रुपयों को राज्य सरकारें प्राधिकृत करती है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ये होगा कि इसमें एज तो सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पर आपको दे दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा यहाँ पर। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहता तो ये सही हो जाता कि भारत सरकार जो है, भारत में रुपये को भारत सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राधिकृत करती है, तब ये सही होता। या केंद्रीय सरकार दे दिया रहता, सेंट्रल गवर्नमेंट रहता अगर यहाँ दिया हुआ, तो ये तो वैसी स्थिति में इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाता। क्योंकि रुपये को विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, यानी मान्यता देती है, ऑथोराइज्ड करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी इंडियन रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसे हम कहते हैं, वो जो है केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में यानी एक्सचेंज के मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। अगर भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपये में अदायगी को अस्वीकार करता है तो वो दंड का भागी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि सलीम को स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्रेडिट पर, वो बताना आपको। ऋण के संबंध में निम्नलिखित स्थिति को पढ़िए और ऋण के सकारात्मक प्रभाव की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट। सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। नेक्स्ट, द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, यानी क्रेडिट अब क्या काम कर रहा है। ऋण उसे यानी क्रेडिट उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों यानी कि उत्पादन के दौरान जो भी खर्च आते हैं तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को, कार्यशील वर्किंग कैपिटल को जो है वो ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण जो है यानी क्रेडिट जो है उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सलीम के द्वारा ऋण लेने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सही आंसर आपको बताना है कि इससे क्या होगा। सलीम पर ऋण का भार बढ़ जाएगा, है ना, या सलीम की कमाई बढ़ जाएगी, सलीम्स इनकम विल इंक्रीज, या उत्पादन में कमी आएगा, प्रोडक्शन विल डिक्रीज, सलीम में गेट स्टक इन अ डेट ट्रैप, या सलीम ऋण के दुष्चक्र में फंस सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर सब कुछ वो सही समय पर कर रहा है क्योंकि है ना उत्पादन के कार्यशील खर्चे तथा उत्पादन को समय पर पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सलीम का इनकम जो है वो बढ़ जाएगा, सलीम्स इनकम विल इंक्रीज, क्योंकि उसको ऋण जो है वो सकारात्मक फायदा पहुंचा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपको कि सलीम की कमाई बढ़ जाएगी।
क्योंकि सलीम ने ऋण का इस्तेमाल जो है वो सही ढंग से किया है, इसलिए वह ऋण जाल में नहीं फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर, द वर्क डन इन द पिक्चर कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पिक्चर में आपको काम दिखाया गया है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो पिक्चर को देखकर ये लग रहा है कि यह किसी शॉप का पिक्चर है, दुकान का पिक्चर है। तो दुकान सेवा देने का काम करता है, सर्विस देने का काम करता है, तो ऐसी स्थिति में यह टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। वहीं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि दोनों में से आपको यही क्वेश्चन करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 ही बनाना है, इसका विजुअली इम्पेयर्ड वाले छोड़ देना है। ये उनके लिए है जो दृष्टिबाधित है, जिनको दिखाई नहीं देता है, जो ब्लाइंड पीपल है, तो उनके लिए दिया गया है, इसे आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। विच, या जो ब्लाइंड है वो बना सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज द मैक्सिमम शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, यानी जीडीपी में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी भारत के जीडीपी में सर्वाधिक है। तो तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी, टर्सरी सेक्टर की हिस्सेदारी भारत के जीडीपी में सबसे अधिक है। वहीं रोजगार की बात की जाए तो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो सेक्टर है वो है आपको प्राइमरी सेक्टर है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, इस पर हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें डेमोक्रेसी की विशेषताओं को पढ़िए और सही जवाब का चयन कीजिए। इनमें से कौन कौन ऑप्शन जो है वो सही है, इसका बताना है आपको। पहला ऑप्शन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अर्थात स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जो लोकतंत्र की विशेषता यहाँ बताई गई है। सेकेंड है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। फोर्थ है डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति की गरिमा। और फोर्थ है मेजोरिटी रूल, यानी बहुसंख्यकों का शासन। तो यहाँ पर हमें लोकतंत्र की जो सकारात्मक विशेषता है उसे देखना है। तो इसका इस आधार पर सही आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन ए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ और डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति की गरिमा। इस क्योंकि लोकतंत्र को इसलिए सबसे बेहतर शासन व्यवस्था बताया गया क्योंकि इसमें कुछ खास विशेषताएं पाई जाती है। जैसे उसी की बात इसमें कहा गया कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, नागरिकों में ये समानता को बढ़ावा देता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाए जाते हैं, यानी कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनने की हमें आज़ादी होती है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। इसके अलावा और भी विशेषताएं हैं, इससे फैसलों में बेहतरी आती है। टकरावों को टालने संभालने का यह तरीका देता है हमें कि कोई भी किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको कैसे संभाला जाए। इसमें गलतियों को सुधारने की भी गुंजाइश होती है कि अगर हम गलत नेता का चुनाव कर लिए तो उसे हम आफ्टर 5 ईयर्स उसे हम हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज वीमेन रिप्रेजेंटेशन द हाईएस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव नेशनल पार्लियामेंट्स 2018, अर्थात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महिलाओं का अपनी राष्ट्रीय संसदों में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, इसको आपको बताना है। ऑप्शन है नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक देश, दूसरा है अमेरिका, थर्ड है यूरोप, फोर्थ है एशिया। अर्थात इसमें जो सबसे अधिक अपने देश के सांसदों में महिलाओं की संख्या है वो है नॉर्डिक देश। नॉर्डिक कंट्री जो है इसका पहला स्थान है, फर्स्ट रैंक है इसका, जहाँ महिलाओं की संख्या अपने देश के संसदों में सबसे अधिक है। सेकंड रैंक जो है दूसरा स्थान आता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है, यानी कि इसमें कालक्रमानुसार
असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए। तो सेकंड रैंक अमेरिका का आता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों शामिल हैं। थर्ड रैंक जो है आपका यूरोप का है, जहाँ पर महिला सांसदों की संख्या अधिक है। और आपका एशिया जो है वो ये आपको फिफ्थ रैंक पे आता है। इससे पहले जो है वो आपको सहारा मरुस्थल के सदर्न कंट्रीज आते हैं, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महादेश, उसके सहारा मरुस्थल के जो दक्षिणवर्ती देश हैं वो आते हैं फोर्थ रैंक पर। और फिफ्थ रैंक पर एशियन कंट्रीज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ टू पार्टी सिस्टम। किन देश में जो है वो द्विदलीय व्यवस्था है? इसका सही जवाब बताना आपको। चाइना में आपको वन पार्टी सिस्टम है, तो ये गलत हो जाएगा। पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये भी नहीं होगा। फ्रांस में भी वही स्थिति है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है, द्विदलीय व्यवस्था है। इसके अलावा ब्रिटेन में भी टू पार्टी सिस्टम है। भारत में आपको बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जो असर्शन रीजन से पूछा गया, कथन कारण से। इसमें कथन में दिया हुआ है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, यानी आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता है। कारण बताया गया है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल ओनली टू दियर कॉन्स्टिट्यूंसीज नॉट टुवर्ड्स द कंट्री, अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधि केवल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति जवाबदेह होंगे, देश के प्रति नहीं। मतलब कहा गया कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता, यानी कि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या होगा, वही इस कारण में बताया गया कि अगर राजनीतिक दल नहीं है लोकतंत्र में तो ये होगा कि निर्वाचित प्रतिनिधि केवल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति जवाबदेह होंगे, देश के प्रति नहीं होंगे। इस आधार पर यह कारण जो है वो कथन को सही ठहरा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। इसको हम लोग और भी अच्छी तरह से देखते हैं कि अगर हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता है। दल अगर नहीं होंगे तो क्या स्थिति होगी। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो वैसी स्थिति में कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदा करने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि उनको जो है पूरे देश से कोई मतलब नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए वो जवाबदेह होंगे, क्योंकि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है। लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है, और यही काम जो है वो राजनीतिक दल करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्दी हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।